हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से अवनीश क्लासेस में स्वागत करती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये पेपर होता है दोस्तों 50 नंबर का। ठीक है, और समय होता है 2 घंटे। चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ कि कैसे पेपर आता है, जिससे कि आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है गीजूभाई, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गीजूभाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए है स्थान निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन बी है समय निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन सी है स्वतंत्र होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो औपचारिक शिक्षा की विशेषता है उसमें उसका स्थान भी निश्चित नहीं होता है, समय भी निश्चित नहीं होता है, और यह पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है फारसी। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है जॉन लॉक का, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी है जॉन डीवी का, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन सी है जॉन डीवी का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन बी है बहिमुखी शक्तियों का विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास, अतः उपरोक्त विकल्प में से एक भी सत्य नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बी है दूरस्थ शिक्षा, या ऑप्शन सी है स्वतंत्र अध्ययन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जाता है उपरोक्त सभी। जो दूरवर्ती शिक्षा होती है दोस्तों, उसको हम पत्राचार शिक्षा भी बोल सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी बोल सकते हैं और स्वतंत्र अध्ययन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं। अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है विषय अध्यापक या श्यामपट्ट, पुस्तकें, बालक और अध्यापक, या बालक बालिकाएं और अध्यापक। शिक्षण कौन सी 3 चीजों के बिना जिनके 3 केंद्र बिंदु है। इसका ऑप्शन होगा ए, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। चलिए इसका आंसर देख लेते क्या है। ए ही है, अध्यापक, बालक तथा पाठ्यक्रम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है क्या। ऑप्शन ए है चित्रकला, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, ऑप्शन डी है लेखन की कला। तो इसका आंसर होगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है जॉन डीवी का, रूसो का, फ्रॉबेल का, या मॉन्टेसरी का। तो इसका आंसर है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई, यानी मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी। 1919 में, सॉरी 1909 में, या 1919 में, या 1929 में, या 1939 में। तो इसका आंसर है 1939, यानी 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, मतलब किसका अधिक उत्तरदायित्व है। अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का, या फिर राष्ट्र का। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन ए है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, ऑप्शन बी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है शासकीय उदासीनता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तथा शासकीय उदासीनता शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है।
ऑप्शन ए है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, ऑप्शन बी है छात्र को भटकने से बचाने हेतु, ऑप्शन सी है शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या ऑप्शन डी है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इसका आंसर होगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, परिवार के बालकों को प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है जीवन व्यवहार की शिक्षा, ऑप्शन बी है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ऑप्शन सी है जीविकोपार्जन की शिक्षा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो परिवार द्वारा बालकों के जीवन व्यवहार की चिंता तथा पारस्परिक सहयोग की शिक्षा तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित होती है। ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है आदर्शवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद, या ऑप्शन डी है व्यवहारवाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आदर्शवाद, यानी वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा आदर्शवाद पर आधारित होती है। दोस्तों जो ये बहुविकल्पी होते हैं क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, टैगोर को किस धारण में विश्वास था। टैगोर को सत्यम शिवम और सुंदरम में विश्वास था। टैगोर हमेशा शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्राबेल की प्रमुख रचना है एजुकेशन ऑफ मैन, यानी 1826 में इन्होंने ये लिखी थी, तथा नेक्स्ट है इनकी मदर प्ले एंड नर्सरी सॉक्स, यानी 1853 में। ठीक है, जनसंख्या की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जनसंख्या शिक्षा का एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, दूरस्थ शिक्षा का कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जिसका आंसर है दूरस्थ शिक्षा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें ऑप्शन बी है, इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, तथा सेकंड है दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अनौपचारिक शिक्षा पत्राचार जनसंचार के साधनों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या समय सारणी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों व श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बौद्धकालीन की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है यहाँ पर, और बौद्धकालीन शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रावज्ञा संस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन है आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं प्लेटो, कामेनियस, सुकरात, डेकार्टे, हीगल तथा फ्रोबेल आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को कोलकाता में हुआ था, तथा इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो इसका आंसर है 22 दिसंबर 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना के बारे में इसका नाम शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताइए। जो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है वो है छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना और संख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझाइए। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था, जिसे आज विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था। प्लेटो की संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक अकादमी था, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य से क्या अभिप्राय है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी सरकार के अधीन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
31, शिक्षा एक त्रिभुजीय प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। इसको आप थोड़े ज्यादा शब्दों में लिखेंगे जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्र को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसीलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1 है मोक्ष प्राप्त करना, और नंबर 2 है संस्कृति का संरक्षण, और नंबर 3 है स्वस्थ चरित्र का विकास, नंबर 4 है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, और नंबर 5 है व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं इसका आंसर कि आपको कैसे लिखना है। प्रयोजनवाद के गुण आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, फिर उसमें आप नंबर वाइज लिखेंगे। प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन हेतु तैयार करता है। फिर पॉइंट 2 में लिखेंगे प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व देता है। नंबर 3 में लिखेंगे शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। फिर पॉइंट 4 में लिखेंगे यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रयोजनवाद के दोष, उसमें भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है। पॉइंट 2 में लिखेंगे प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, न कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। फिर पॉइंट 3 में लिखेंगे प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है, और फिर पॉइंट 4 में लिखेंगे प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखें। दोस्तों आप जितना अच्छे से और जितना सुंदर सजा के लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से अगर आप पेपर में अच्छे से लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए उनके साथ प्रेम तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए कहते थे। जो टैगोर थे वो केवल कहते थे कि वो जो शिक्षा की उसमें शिक्षक को ही इम्पोर्टेंट समझते थे। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप अपने मन से भी थोड़ा अच्छे से बना के लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, इजी आता है। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपका बहुत अच्छा आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखिए इजी आता है, इतना बस आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और मैं सेकंड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन और विद आंसर आपको सॉल्यूशन सहित यहीं पे करवाऊंगी। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, आपको पूरी सीरीज मिलेगी यहीं पे। ठीक है, और आप और अगर किसी भी सेमेस्टर का चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस सेमेस्टर का भी पूरा क्वेश्चन और सोल्यूशन सहित करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 4 उपाय निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 है पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई। पॉइंट 2 है प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। फिर पॉइंट 3 में आपको लिखना है जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। ठीक है, और फिर पॉइंट 4 में लिखना है जल प्रदूषण के उपाय के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। चलिए इसका अब हम आंसर आपको बताते हैं। विद्यालय शिक्षार्थियों और व्यापक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण अभियान और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की भूमिका व विद्यालय का योगदान सर्वोपरि है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 क्या क्वेश्चन है, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए।
इसको आपको दोस्तों थोड़ा अच्छे से ही लिखना है और थोड़ा बड़ा ही लिखिएगा। एक मैं आपको आइडिया के तौर पे बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। जितना आप अच्छे से लिखेंगे, जितना सुंदर लिखेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। बाहर बालक दुकानों पर काम करते हैं तो घरों में बालिकाएं साफ सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सबका प्रमुख कार्य है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है तथा वे स्कूल जा सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया गया, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर है, शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। शिक्षक भावी पीढ़ियों के दिमाग और चरित्र के आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदाता हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक, रोल मॉडल तथा उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय के विभिन्न कार्य हैं। चलिए इनको हम आपको पॉइंट में बताते हैं। नवीन परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं, सामाजिक गत्यात्मक होते हैं, सामाजिक सुधार होता है, ज्ञान के क्षेत्र में विकास होता है तथा परिवर्तन की समीक्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवी स्वरूप एवं और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। फ्रॉबेल का मानना था कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना तथा उनका चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभावों को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। वर्तमान समय में जन संचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता, इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। जन संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास में 3 तरीके से सहायक होते हैं। वो 3 तरीके कौन से हैं? जनता को राष्ट्रीय विकास की सूचना देना, विकास प्रक्रिया को सहभागी बनाना, और पॉइंट 3 है, विकास के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदान करना, ठीक है। और उसमें फिर क्या लिखना है आपको? अतः सूचनाओं को प्रेषित करना तथा एक विशेष दृष्टिकोण में उन्हें व्यवस्थाबद्ध करने का कार्य भी जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह मैं पूरी सीरीज सेकंड सेमेस्टर की करवाऊंगी और आप ऐसे ही हमारे चैनल अमनीस क्लासेस में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।